हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप जो चैप्टर वाइज रिवीजन चल रहा है, एग्जाम गैप रिवीजन, वो आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो। इन डेप्थ में, इन डिटेल में पूरा का पूरा चैप्टर मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ करवा रहा हूं, ताकि आपको कोई भी टॉपिक में एग्जामिनेशन में दिक्कत ना हो। आई नो एग्जामिनेशन में छुट्टियां कम है, बट फिर भी जितनी है ना, उसमें क्लास हम जी जान लगा के मेहनत करेंगे और हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन देखना बहुत अच्छा जाएगा। आप में से कई सारे बच्चों की एक रिक्वेस्ट थी कि सर आपने पहले 3 घंटे की थ्योरी बताई थी, इसके अंदर मैंने सिर्फ थ्योरी नहीं, हर इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट को, हर इंपॉर्टेंट मतलब कि फॉर्मूले हो या कैलकुलेशंस हो, ट्रीटमेंट हो, वो सारा कुछ कवर किया था। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा क्लास विद इन 30 to 40 मिनट्स आपके जितने भी इंपॉर्टेंट थियोरी है, जहां से सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर तक की थ्योरी पूछी जा सकती है, वो सब कुछ इस वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो एंड तक देखना, और हो सके तो कल का दिन आपके पास है, कल तक इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना, ताकि क्लास परसों अपना पेपर आप आराम से दे सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप के एसेंशियल फीचर से भी क्वेश्चन आ सकता है। मे बी ये एमसीक्यू में आ जाए, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। तो पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं, ये एसेंशियल फीचर्स है। मतलब आप इनको स्टडी करके ही देखोगे कि कोई बिजनेस पार्टनरशिप फर्म है, कोई पार्टनरशिप है कि नहीं। पार्टनरशिप में बिजनेस होता है, प्रॉफिट होता है, म्यूचुअल एजेंसी होती है। ध्यान रखना, चैरिटेबल ट्रस्ट में भले ही 20 लोग 40 लोग हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं कहलाता, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। एक अग्रीमेंट होना जरूरी है। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग होना चाहिए, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। आपको पता है मैक्सिमम आज 50 है, मिनिमम 2 है। वैसे कंपनीज एक्ट चाहे तो बढ़ाकर 100 कर सकता है, बट प्रेजेंटली 50 है। अग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल मतलब क्लास ऑब्वियसली प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है पार्टनर्स का। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों एक ही होते हैं। कंपनी में क्लास वो अलग होते हैं, बट पार्टनरशिप में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। बिजनेस कैन बी कैरिड, सब चला सकते हैं बिजनेस, या कोई और चला सकता है सबके बिहाफ में। ये सारे क्लास एसेंशियल कंडीशंस हैं पार्टनरशिप के। पार्टनरशिप में क्लास कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए 2 मेथड्स होते हैं, फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। ध्यान रखना, फिक्स मेथड में बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ना हमेशा फिक्स रहता है। वो तभी चेंज होता है जब कोई नया पार्टनर, जब कोई एडिशनल कैपिटल लेके आता है या कैपिटल को विड्रॉ करता है। आप हमेशा ध्यान रखना, इस पॉइंट से एमसीक्यू कई बार पूछा आता है, कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस या नील बैलेंस हो सकता है। नील तो किसी का भी हो सकता है, जीरो, लेकिन ये हमेशा मतलब कि फिक्स मेथड में पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, या तो वो क्रेडिट होगा या तो वो नील होगा, वो कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं होगा। फ्लक्चुएटिंग मेथड की बात करें, यहां पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, और नील बैलेंस तो किसी का भी हो सकता है। मतलब फिक्स मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस ही होगा। फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, उसका बैलेंस डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। और फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फ्लक्चुएट करा जाता है। और जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होता, न्यूमेरिकल बना रहे हो, तो आप फ्लक्चुएटिंग ही मानोगे और एक ही अकाउंट बनाओगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनरशिप का सेक्शन 30 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, एक माइनर जो है वो बिजनेस में एडमिट नहीं किया जा सकता, लेकिन सबकी सहमति अगर हो, यानी कि एबीसी 3 पार्टनर तीनों ही राजी हो, तो क्लास माइनर को एडमिट किया जा सकता है। लेकिन किसके लिए, बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। अगर वो पार्टनरशिप के फायदे के लिए है तो ही आप उसे एडमिट कर सकते हो, वो भी सबकी सहमति में। लेकिन ध्यान रखना, देयर शुड बी अ पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस बिफोर अ माइनर कैन बी एडमिटेड। आप पहले से एक पार्टनरशिप चला रहे हो, फिर माइनर को एडमिट करते हो, आप सीधा पहली बार में माइनर को लेकर क्लास पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बना सकते। देयर मस्ट बी अ पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप पहले से होनी चाहिए बिफोर माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू द बेनिफिट। थस अ माइनर कैन नॉट बी फॉर्म अ न्यू पार्टनरशिप। माइनर नया पार्टनरशिप नहीं बना सकता, बट कैन बी एडमिटेड एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, वो भी पूरे फर्म के बेनिफिट के लिए और सभी की सहमति से। वैसे बिना किसी की सहमति के तो कोई भी पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता, सबकी सहमति चाहिए किसी भी पार्टनर को एडमिट करने के लिए। बस माइनर केस में वो बिजनेस के बेनिफिट के लिए भी होना चाहिए, पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए भी होना चाहिए। गुडविल की बात करें क्लास, वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ फर्म है विच इनेबल द फर्म टू हायर अर्न हायर प्रॉफिट। गुडविल क्लास आपको इस योग्य बनाता है कि आप ज्यादा पैसे बना सको, ज्यादा मुनाफा कमा सको। गुडविल कैसी एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है। कैसी एसेट नहीं है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है। गुडविल 2 टाइप का होता है, परचेज गुडविल जिसके लिए पैसे दिए हैं, उसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ऐसा कौन कहता है करने के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26।
गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत कब कब पड़ती है? जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, जब कोई पुराना पार्टनर रिटायर होता है या डेथ होती है किसी की, जब पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं क्लास, जब आपका आप बिजनेस आप बेच रहे हो, जब आप अपने पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो, या जब दो से ज्यादा फर्म आपस में जुड़ती हैं, अमालगमेशन बोलते हैं इसको, अमालगमेट होती हैं, तब भी क्लास गुडविल की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करेंगे? एफिशिएंट मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट है तो गुडविल अच्छी होगी, खराब है तो गुडविल खराब होगी। फेवरेबल लोकेशन, अच्छी लोकेशन में है तो गुडविल अच्छी होगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, आप जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो उसको टाइम पे पूरा कर रहे हो तो बिजनेस अच्छा होगा। बहुत पुराना बिजनेस है, बहुत सिंस 1980 या 1890 ऐसा कुछ है, तो आपका गुडविल अच्छा होगा, लोग देखेंगे यार बहुत पुराना बिजनेस है तो अच्छा होगा। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अच्छा सामान दोगे तो गुडविल अच्छी होगी। आपकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है तो गुडविल आपकी अच्छी होगी। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, या सेल्स के बाद आपकी सर्विस अच्छी देते हो आप, तो भी आपके बिजनेस की गुडविल बेहतर होगी। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी बिजनेस की गुडविल पे असर डालते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है? यानी पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप बन जाती है, वो कब होता है? रिकॉन्स्टिट्यूटेड कब होता है? एक फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट तब होगा जब नया पार्टनर एडमिट होगा, या पुराना रिटायर होगा, किसी की डेथ होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्लास अगर चेंज होता है, या फिर दो या दो से फर्म आपस में जुड़ते हैं। इन सभी केसेस में पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, बिजनेस बंद नहीं होता, इमीडिएटली एक नई पार्टनरशिप शुरू हो जाती है। बिजनेस बंद तो सिर्फ डिसोल्यूशन के अंदर ही होता है, जहां पे वाइंडिंग अप हो जाता है बिजनेस का। सेक्शन 31 क्या कहता है? अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। ध्यान रखना, कोई भी नया पार्टनर तभी एडमिट हो सकता है जब सारे पुराने पार्टनर अग्री हो, डीड में लिखा हो और सारे पार्टनर्स अग्री हो। न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर द एक्सटेंड, क्यों एडमिट होता है? एक्स्ट्रा पैसे के लिए, और साथ में क्लास वो अपने हिस्से की गुडविल भी लेकर आता है, यानी अपने हिस्से की कैपिटल और गुडविल लेके आएगा, बिजनेस के अंदर पैसा आएगा, इसीलिए बिजनेस नए पार्टनर को बुला लेता है। ये तो थी क्लास छोटी मोटी बात, मेन जो थ्योरी है वो यहाँ से चालू है, तो इसीलिए बोलो वीडियो को एंड तक देखना। मैं चैप्टर वाइज ही करा रहा हूँ, जैसे जैसे सामने आ रहा है चैप्टर वैसे वैसे थ्योरी करा रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है वो है डिसोल्यूशन की। डिसोल्यूशन का मतलब बेसिकली क्या होता है? बिजनेस का बंद होना, पार्टनर्स में किसी प्रकार का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप पार्टनर्स के बीच खत्म हो गया, बिजनेस को आपने बंद कर दिया। जब आप बिजनेस को बंद करते हो तो एक एक करके सारे एसेट्स को बेचते हो, उससे जो पैसा आता है एक एक करके सारी लायबिलिटी की आप पेमेंट करते हो। ध्यान रखना, बिजनेस को जब डिसॉल्व किया जाता है तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, जैसे बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपस में हमने एग्रीमेंट किया कि भाई चलो बंद करते हैं, बंद कर देंगे। कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो सकता है कब? व्हेन ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, सभी इंसॉल्वेंट हो गए, एक बचा है तो वो क्या ही पार्टनरशिप चलाएगा। व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल, जब बिजनेस अनलॉफुल हो जाए, इलीगल हो जाए, तो भी क्लास कंपल्सरी है कि बिजनेस तो बंद होगा ही होगा। ध्यान रखना, जब इलीगल हो जाएगा तब, या जब सारे पार्टनर एक को छोड़ के इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तब। हम नोटिस देकर भी, पब्लिक नोटिस देकर भी बिजनेस को बंद कर सकते हैं। बिजनेस को डिसॉल्व करने का एक और तरीका है हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। कई बार कुछ ऐसा हैपनिंग हो जाती है जिसको हम अनहैपनिंग कहते हैं, उसकी वजह से भी बिजनेस को बंद किया जाता है। जैसे डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी की डेथ होगी, किसी पार्टनर की डेथ होगी, तो भी बिजनेस को बंद कर दिया जाता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, कोई खास पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर आपने कोई वेंचर सोचा था, दो लोग मिलके काम करने के लिए सोचा था, काम पूरा हो गया तो बिजनेस को आप बंद कर दोगे। या फिर क्लास आपने 4 साल के लिए बिजनेस बनाया था, 4 साल पूरे हो गए तो आप बिजनेस को बंद कर दोगे। ठीक है, 4 साल पूरे हो गए, 4 साल के लिए चालू किया था, 4 साल कंप्लीट हो गए, तो भाई इस इवेंट के हैपनिंग से भी बिजनेस को डिसॉल्व किया जा सकता है। कई बार कोर्ट भी ऑर्डर देती है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कोर्ट ऑर्डर से कब कब बिजनेस डिसॉल्व किया जा सकता है। तो जब क्लास कोई पार्टनर दिमागी अवस्था से खराब हो जाए, यानी कि क्लास अनसाउंड माइंड हो जाए, कोई पार्टनर परमानेंटली अपने काम ना कर पाए, परमानेंटली वो इनकेपेबल हो गया कि अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, पार्टनर कोई गलत काम करता है उससे क्लास पकड़ा जाता है, कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट आप तोड़ रहे हो, बिजनेस को चलाया जाएगा तो लॉस ही होगा, मतलब अगर ये बिजनेस चलाओगे तो लॉस ही होगा, तो कोर्ट बोलेगी भाई तू बंद कर दे इसको। जब व्हेन अ पार्टनर अदर देन अ पार्टनर फिलिंग अ सूट, ठीक है, सूट हैज ट्रांसफर द होल ऑफ इंटरेस्ट इन द फर्म टू थर्ड पार्टी, जब क्लास कोई एक पार्टनर अपना सारा का सारा इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी को दे देता है कि मेरी जगह वो आएगा, मेरी जगह मीटिंग में वो बैठेगा, मेरी जगह डिसीजन वो लेगा, मेरी जगह प्रॉफिट ये लेगा, तो अगर कोई पार्टनर ऐसा करता है तो भैया सारे के सारे पार्टनर मिलके उसे कोर्ट में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं और कोर्ट बंद करा देगा। एनी अदर रीजन, इसके अलावा भी कोर्ट को लगता है अगर कोई रीजन फाइंड आउट है, जस्टिफिएबल है, तो भैया वहां पे भी कोर्ट चाहे तो बिजनेस को बंद करा सकता है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन पीएसआर, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब पूरा फर्म का डिसोल्यूशन, विघटन, बंद कर दिया फर्म। मीनिंग की बात करें,
क्लोजर ऑफ द फर्म एंड एंड ऑफ द बिजनेस रिलेशनशिप। सारे पार्टनर्स के बीच रिलेशनशिप खत्म हो गया, यहाँ पे चेंज होता है रिलेशनशिप और बिजनेस जो है वो क्या करती है क्लास, कंटिन्यू करती है। बिजनेस कंटिन्यू, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस ऑफ द फर्म कम्स टू एन एंड, बिजनेस बंद हो गया। यहाँ पे बिजनेस ऑफ फर्म क्या होता है क्लास, कंटिन्यू चलता ही रहता है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन अमंग द पार्टनर्स एंड, यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में कोई भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं होता। बिटवीन लिखा है 2 पार्टनर्स के लिए, अमंग लिखा है कई सारे पार्टनर्स के लिए। यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन या अमंग पार्टनर्स चेंजेस, यहाँ चेंज होता है, यहाँ एंड होता है। क्लोजर ऑफ बुक्स, यहाँ बुक्स क्लोज हो जाती है, यहाँ पे बुक्स क्लोज नहीं होती, बुक्स ऑफ अकाउंट चलता रहता है। सेटलमेंट ऑफ एसेट, एसेट्स को बेचा जाता है, लायबिलिटी की पेमेंट की जाती है, बचा कुचा पार्टनर को दिया जाता है। यहाँ एसेट और लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन किया जाता है और गेन और लॉस पार्टनर्स को दिया जाता है ओल्ड रेशियो में। इफेक्ट की बात करें, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हो गया, फर्म ही बंद होगी तो पार्टनर के बीच रिलेशनशिप भी बंद हो गया। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अगर हुआ है तो जरूरी नहीं कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी हो जाए। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होना मतलब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, जरूरी थोड़ा ना उससे बिजनेस बंद हो जाएगा। कोर्ट इंटरवेंशन क्लास, जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है वो खुद से भी हो सकता है और कोर्ट इंटरवेंशन भी हो सकता है, लेकिन जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, एडमिशन, किसी का रिटायरमेंट, ये कोर्ट नहीं कहती, ये क्लास हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, वॉलंटरी। रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर ध्यान रखना, रिवैल्यूएशन हो चाहे रियलाइजेशन हो, नेचर है नॉमिनल अकाउंट। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, सेक्शन 48 कहता है कि पेमेंट किस तरीके से की जाएगी। बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिख लेना। पहली प्रायोरिटी देंगे थर्ड पार्टीज को, दूसरी प्रायोरिटी देंगे लोन को, पार्टनर लोन को, फिर पार्टनर के कैपिटल को, और बचा कुछ जो अमाउंट बचेगा वो क्लास पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट है सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग। एक होता है प्राइवेट डेट, एक होता है फर्म डेट। फर्म का डेट मतलब तीनों पार्टनर ने मिलकर उधार लिया है, सर पे टेंशन तीनों पार्टनर की है। प्राइवेट डेट मतलब किसी पार्टनर ने प्राइवेटली उधार लिया है। मान लो आप और मैं पार्टनर है, मैंने अपने पड़ोसी से कोई उधार लिया है, वो प्राइवेट डेट है, और हम दोनों ने मिलकर बिजनेस के लिए कोई उधार लिया है तो वो फर्म डेट है। तो मीनिंग का मतलब क्या है, लायबिलिटी ऑफ फर्म, ये लायबिलिटी फर्म का है आउटसाइडर के लिए, और ये लायबिलिटी पार्टनर का है पर्सनल। लायबिलिटी की बात करें, ऑल पार्टनर्स आर लायबल, सारे पार्टनर जॉइंटली लायबल होंगे, बिकॉज फर्म का मतलब ऑल पार्टनर्स, लेकिन यहाँ पे जिस पार्टनर ने उधार लिया वही लायबल है। एप्लीकेशन प्रॉपर्टी, फर्म प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फर्स्ट, पहले फर्म की प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा, उससे क्लास फर्म डेट की पेमेंट की जाएगी। लेकिन यहाँ पे फर्म की प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जाएगा, कंसर्न पार्टनर का जो भी उस प्रॉपर्टी में हिस्सा है सिर्फ वही उसकी क्लास क्या करेगा, पेमेंट कर पाएगा। मतलब यहाँ पे फर्म की प्रॉपर्टी जो है उसको बेच के लायबिलिटी की पेमेंट की जाएगी। यहाँ पे फर्म की प्रॉपर्टी अगर बेची भी तो उस पार्टनर को उसका हिस्सा दिया जाएगा, वो पार्टनर उस हिस्से से जो उसका बनता है लायबिलिटी वो पे करेगा। एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, excess of partners private property over his private debt can be applied for the payment of firm debt। मान लो मैं अपना घर बेचूंगा, मेरा प्राइवेट घर है, मैं उसे बेचूंगा, उससे जो पैसा आएगा पहले मैं प्राइवेट डेट की पेमेंट करूंगा। ध्यान रखना, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच के पहले मैं प्राइवेट डेट की पेमेंट करूंगा, फिर जो पैसा बचेगा उससे क्लास में फर्म डेट की पेमेंट करूंगा। और प्राइवेट डेट केस में प्राइवेट प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइवेट डेट, सेम चीज है, और फिर जो बचेगा वो फर्म की लायबिलिटी के लिए, फर्म के लिए पे करूंगा। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के लोग कहते हैं ना कि यार अनलिमिटेड लायबिलिटी है, इंसान की प्राइवेट प्रॉपर्टी तक बिक जाएगी, तो यार प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचोगे तो पहले प्राइवेट डेट की पेमेंट करोगे, फिर जो पैसा बचेगा उससे फर्म डेट की पेमेंट करोगे। डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूएशन और रियलाइजेशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है, असेट्स और लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन की जाती है, जबकि रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स को बेचा जाता है और लायबिलिटी की पेमेंट की जाती है। ऑब्जेक्टिव की बात करें, टू डिटरमाइन द रिवैल्यूएशन गेन और लॉस, इससे रिवैल्यूएशन गेन लॉस होता है, जबकि इससे रियलाइजेशन गेन और रियलाइजेशन लॉस होता है। टाइम की बात करें, इट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ध्यान रखना रिवैल्यूएशन अकाउंट एडमिशन के टाइम पे बनाया जाता है, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम बनाया जाता है, जबकि डिसोल्यूशन क्लास जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो डिसोल्यूशन के टाइम पे बनाया जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिपरेशन, दिस अकाउंट में बी प्रिपेयर्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ए फर्म, ये कई बार बनाया जा सकता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, जब जब नया पार्टनर एडमिट होगा, पुराना पार्टनर रिटायर होगा तब बनेगा, लेकिन ये एक ही बार बनता है, जब बिजनेस बंद होगा तभी बनाया जाएगा। और इफेक्ट की बात करें, यहाँ पे रीवैल्यू किया जाता है क्लास, यहाँ पे एसेट लायबिलिटी को बेचा जाता है सीधा। इश्यू ऑफ शेयर्स की थ्योरी मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट बी के अंदर। इश्यू ऑफ शेयर्स में बहुत सारी थ्योरी है, तो बिल्कुल आराम से बैठे रहो, एक एक करके सारी थियोरी अच्छे से कवर करूंगा। और इस वीडियो को शेयर करना अपने सारे क्लासमेट दोस्तों में, बोलना भाई 10 नंबर तक की थियोरी आती है, इस वीडियो में सब कुछ कवर है, कर ले। इसका पीडीएफ में टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, तो उससे भी कर लेना आप आराम से।
कंपनी होती क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनीज रजिस्ट्रेशन से ही क्रिएट होता है। कंपनी की सेपरेट एंटिटी है, मालिक और कंपनी अलग अलग है और कंपनी हमेशा चलती रहती है, मालिक हो चाहे ना हो, और एक सील भी होता है कंपनी में, विच इज टुडे नॉट कंपलसरी। शेयर जो है वो सबसे छोटा हिस्सा है शेयर कैपिटल का। अगर किसी कंपनी की कैपिटल 100 करोड़ की है तो उसका जो सबसे छोटा हिस्सा है 10-10 रुपए से, मान लो वो 100 करोड़ बनाए, उसको बोलते हैं शेयर। कंपनीज एक्ट 2013 क्लास अप्लाई होता है, जिस पर्सन ने शेयर खरीदे उसको शेयर होल्डर्स या मेंबर कहते हैं। कंपनी में और पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंस है। पार्टनरशिप क्या होता है? क्लास 1932 एक्ट से बनता है, जो कि क्लास पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। क्लास विदाउट कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराए आप कंपनी क्रिएट नहीं कर सकते। एक्ट की बात करें 1932, यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 लागू होता है। नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम मेंबर क्लास 2, मैक्सिमम मेंबर 50 होते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर 7 होते हैं और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं पब्लिक कंपनी के अंदर। लायबिलिटी, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, यहाँ पे क्लास लायबिलिटी ऑफ मेंबर या शेयर होल्डर लिमिटेड है। अगर मैंने किसी कंपनी में 100 रुपए लगाए हैं तो भैया मेरा ज्यादा से ज्यादा 100 ही डूब सकता है, उससे ज्यादा नहीं डूब सकता। पार्टनरशिप में बुक्स का ऑडिट कराना मैंडेटरी नहीं होता, जबकि कंपनी में बुक्स का ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है। पार्टनरशिप में क्लास अपना हिस्सा आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते एग्जिस्टिंग पार्टनर से बिना सहमति लिए, लेकिन क्लास यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के अलावा पब्लिक कंपनी के शेयर्स नॉर्मली क्या होते हैं? क्लास ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, कोई रोक टोक नहीं है, आराम से आप ट्रांसफर करो। वाइंडिंग अप, पार्टनरशिप जो है वो क्लास अलग अलग तरीके से वाइंडिंग अप हो सकता है, लेकिन कंपनीज को बंद करने का तरीका सिर्फ कंपनीज एक्ट में लिखा है। कंपनी बनाना आसान है, बंद करना मुश्किल। स्टेबिलिटी की बात करें, पार्टनर डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी अफेक्ट द फर्म। अगर पार्टनर मर जाता है तो फर्म को अफेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे शेयर होल्डर्स की डेथ हो जाती है तो क्लास वो कहीं भी उसको अफेक्ट नहीं करेगा। अब कंपनी हमेशा परपेचुअल सक्सेशन पे चलती ही रहती है। 1% कंपनी, जहां पे क्लास कंपनी ने सिर्फ एक इंसान कंपनी बना रहा है उसको 1% कंपनी कहते हैं। सेक्शन 2 क्लास 62 जो है वो बताता है 2013 कंपनीज एक्ट 2013 का 1% कंपनी के बारे में। 1% कंपनी की पेड अप कैपिटल 50 लाख होती है और एवरेज टर्नओवर 3 साल का 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट एक डायरेक्टर क्लास कंपनी में होना चाहिए, लेकिन 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत में। इट कैन नॉट बी फॉर चैरिटेबल पर्पज से नहीं बनाया जा सकता। क्लास कैन नॉट बी फॉर्म, इट कैन नॉट बी इशू शेयर, आम जनता को शेयर इशू नहीं किया सकता। और इसको बनाने के लिए एक स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिखा रहता है, इनके पास एक स्पेशल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लिखा रहता है, बना रहता है। मतलब ये प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस है, देखो इसको अच्छे से। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स की बात करें, कम से कम 2 होते हैं, मैक्सिमम 200, लेकिन इसमें प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय को काउंट नहीं करते। कई बार कंपनी अपने एम्प्लॉय को भी शेयर्स दे देती है, ईसॉप, वो काउंट नहीं होता है इसके अंदर। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स प्राइवेट कंपनी में अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो फ्रीली एक दूसरे को शेयर खरीद बेच सकते हैं। प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं करना पड़ता प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में मस्ट है। मस्ट मतलब करना ही करना है। नंबर डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 और फिर मैक्सिमम दोनों केस में 15 ही होते हैं। 1% कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर 1 और मैक्सिमम 15। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू नहीं करती जनता को, जबकि पब्लिक कंपनी जनता को, आम जनता को शेयर इशू करती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है नेसेसरी है प्राइवेट कंपनी के लिए। पब्लिक कंपनी के लिए अगर आर्टिकल नहीं भी है तो टेबल एफ को फॉलो किया जाता है जब आर्टिकल एब्सेंट होता है तो। नेम की बात करें, प्राइवेट के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगा रहता है, जबकि पब्लिक कंपनी के नाम के आगे खाली लिमिटेड लगा रहता है। लिमिटेड मतलब उनकी क्लास जो पैसा उन्होंने लगाया है ना उतना ही डूब सकता है, लिमिट है। प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, उसमें लिमिटेड लगा रहता है, मतलब आपने जितना पैसा लगाया मैक्सिमम वही डूब सकता है आपका, लायबिलिटी आपकी लिमिटेड है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लास 90% आनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 15 दिन के अंदर क्लास आप उसको पैसा लौटा दो, ठीक है। और तब तक क्लास वो पैसा किस अकाउंट में रखते हैं? एस्क्रो अकाउंट के अंदर उस पैसे को रखते हैं जब तक एप्लीकेशन मनी 90% ज्यादा की नहीं आ जाती। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लोग पूछते हैं क्या ये वो एक्सपेंस है जो शेयर इशू करने में लगाया जाता है, कंपनी को बनाने में, रजिस्ट्रेशन फीस, लीगल एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस, ये सारे खर्चे। इट इज रिटर्न ऑफ इधर फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ P&L। आपको पता है आप ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। मनी इज नॉट रिपेड इन केस ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट फुलफिल, देन 15% इंटरेस्ट शैल बी पेड। भैया अगर आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया और आपने पैसा नहीं लौटाया तो 15% का ब्याज आपको देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को। शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ध्यान रखना शेयर्स 2 तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। अब यहां से थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है।
क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनका एरियर ऑफ डिविडेंड, यानी जो पिछले साल डिविडेंड नहीं दिया था वो इस साल देंगे, इस साल नहीं दे पाए तो अगले साल देंगे, इकट्ठा होता चला जाता है। मतलब तुम्हें डिविडेंड मिलेगा तो जरूर, जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल मिलेगा, जिस साल नहीं हुआ था उस साल का जुड़ के मिलेगा बाद में, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। जिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का एरियर ऑफ डिविडेंड मिलता है आगे आने वाले साल में उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। और जिन प्रेफरेंस शेयर्स का एरियर ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता, पिछले साल प्रॉफिट नहीं हुआ था नहीं मिलेगा पिछले साल, इस साल हुआ इस साल मिलेगा, उसको बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है क्लास डिविडेंड देने के, देखो इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड देने के बाद प्रेफरेंस शेयर्स के पास अगर कोई डिविडेंड बचा है तो उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रॉफिट में से इक्विटी प्रेफरेंस वालों को दे दो, फिर इक्विटी वालों को दे दो, फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो जो प्रेफरेंस शेयर्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस प्रॉफिट में, कुल मिला के बचे हुए प्रॉफिट में अगर प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नहीं कर सकते नॉट पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच डू नॉट कैरी द राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर इक्विटी शेयर्स हैव बीन पेड डिविडेंड आर नॉन। प्रॉफिट है, डिविडेंड देने के बाद जो बचा अगर क्लास उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेफरेंस वाले तो पार्टिसिपेटिंग, अदरवाइज नॉट पार्टिसिपेटिंग। प्रेफरेंस शेयर्स को अगर फ्यूचर में आप कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर्स में उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स नियर फ्यूचर इक्विटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जो प्रेफरेंस शेयर्स क्लास फ्यूचर में पैसा लौटा दिया जाएगा जिनको, उसको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जिस प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा फ्यूचर में नहीं लौटाया जाता उसको बोलते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम बाय द कंपनी विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। 20 साल के अंदर अंदर क्लास उनका पैसा उनको लौटा दिया जाता है तो वो रिडीमेबल है, और जिनका पैसा नहीं लौटाते वो इररिडीमेबल है। और ध्यान रखना कंपनीज एक्ट 2013 क्लास इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने की इजाजत नहीं देता, यानी इंडिया में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं होंगे। इंडिया में अगर प्रेफरेंस शेयर्स इशू हुआ तो आपको 20 साल के अंदर उनका पैसा लौटाना है। जब नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स आर मोर तो उसको बोलते हैं क्लास ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में हमारे पास एक रास्ता है, कुछ लोगों को फुल देना, कुछ लोगों को रिजेक्ट कर देना और कुछ लोगों को मिक्स देना। इन दोनों का मतलब प्रो राटा, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट, ये 3 वे है ओवर सब्सक्रिप्शन के केसेस में। नाउ इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का डिफरेंस। इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड इज पेड बिफोर। देखो पहले आपको इक्विटी वालों को देने से पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देना पड़ेगा, और इक्विटी वालों को डिविडेंड बाद में दिया जाएगा, पहले प्रेफरेंस वालों को दिया जाएगा। रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस वालों का फिक्स होता है, तभी प्रेफरेंस शेयरहोल्डर से पहले आपने 9%, 8%, 11% देखा होगा। लेकिन इसमें क्लास कोई भी क्लास रेट नहीं होता, वो डायरेक्टर खुद प्रपोज करते हैं। एरियर ऑफ डिविडेंड, अगर आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो आपको एरियर ऑफ डिविडेंड मिल जाएगा। लेकिन क्लास डिविडेंड हर साल दिया जाता है, और जिस साल प्रॉफिट नहीं हुआ क्लास उसको डिविडेंड नहीं दिया जाता। इक्विटी वाले बेचारे फंस जाते हैं इसमें। प्रेफरेंस शेयर्स की कन्वर्टेबिलिटी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन इक्विटी शेयर्स कभी कन्वर्ट नहीं होते। इक्विटी शेयर्स का बाई बैक होगा, सीधे क्लास कंपनी बायबैक करेगी, कन्वर्टेबल नहीं होता। रिडम्पशन, ये रिडीम होता है क्लास, जबकि कंपनी इसका क्या करती है, बायबैक करती है। इक्विटी के पास वोटिंग राइट जनरली नहीं होते, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में होते हैं, लेकिन क्लास यहाँ पे हमेशा क्लास इनके पास वोटिंग राइट होते हैं। इक्विटी अंदर के लोग हैं ना, वो मालिक है, उनके पास वोटिंग राइट होता है। राइट टू पार्टिसिपेशन, क्लास इनके पास कोई राइट नहीं है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का, लेकिन इक्विटी वाले मालिक हैं, इनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का हक है। रिडम्पशन ऑफ कैपिटल, जब कंपनी बंद होगी तो प्रेफरेंस वालों को पहले दिया जाएगा पैसा, जबकि इक्विटी वालों को पैसा प्रेफरेंस वालों के बाद दिया जाएगा। ओके, एक और डिफरेंस है जो एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व के बीच। ध्यान रखना, रिजर्व कैपिटल क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल व्हिच कैन नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंड डाउन। ध्यान रखना, रिजर्व कैपिटल वो हिस्सा है अनकॉल्ड कैपिटल का जो पैसा कंपनी ने मंगवाया नहीं है। कंपनी कहती है शेयर 10 का है, आप 7 रुपए दे दो, 3 रुपए तब देना जब हमें मुसीबत होगी, जब हमारी कंपनी बंद होगी तब हम आपसे पैसा मांगेंगे, उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। और कैपिटल रिजर्व क्या है क्लास, एक्सेस ऑफ, इट इज द पार्ट ऑफ रिजर्व व्हिच इज नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड। ध्यान रखना, कैपिटल रिजर्व का वो पार्ट है जो क्लास डिविडेंड के रूप में नहीं बांट सकते। जनरली कैपिटल नेचर का कोई प्रॉफिट अगर हुआ है तो उस प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व के अंदर डाल देते हैं। क्रिएशन, ये अनकॉल्ड कैपिटल है और ये आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, जैसे शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जो फॉरफिट पे आपने एक्स्ट्रा पैसा ले लिया है वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, उसको हम कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। अगला क्लास, इट इज नॉट मैंडेटरी टू हैव रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपने कैपिटल नेचर का प्रॉफिट कमाया है तो कैपिटल रिजर्व बनाना जरूरी है। रेजोल्यूशन की बात करें, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू राइट ऑफ कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस के राइट ऑफ करने में यूज नहीं कर सकते, जबकि इसको हम लोग कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है उससे कैपिटल लॉस को राइट ऑफ कर सकते हैं।
ये क्लास ऊपर वाला पॉइंट है, ये है रेजोल्यूशन, ये ऊपर वाला पॉइंट है। स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन कैपिटलिज्म में स्पेशल रेजोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। डिस्क्लोजर, ये बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं होता, अनकॉल्ड कैपिटल है, और ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर डिस्क्लोज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे हिसाब से अभी तक जितना ही पढ़ाया सबसे इंपॉर्टेंट ये है। सेक्शन 52 कहता है क्लास कंपनीज एक्ट 2013 कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं, ध्यान समझना। पहला, फुल्ली पेड बोनस शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा फुल्ली पेड बोनस शेयर में लगा सकते हैं। राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में लगा सकते हैं। राइट ऑफ लॉस ऑन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, राइट ऑफ लॉस और डिस्काउंट, डिस्काउंट और लॉस आपको पता है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम से डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ करते हैं। थोड़ी देर पहले बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करते हैं। और कंपनी अपने खुद के शेयर्स भी खरीदती है तो भी क्लास सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकती है। और कंपनी क्लास अगर रिडम्पशन प्रीमियम कर, रिडम्पशन पे प्रीमियम कर रही है, जिसको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बोलते हैं, तो भी क्लास कंपनी क्या कर सकती है, क्लास सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ कर सकती है। लॉस ऑन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या लॉस ऑन इशू, मतलब कि रिडम्पशन अगर है प्रेफरेंस शेयर्स पे या डिबेंचर्स पे, रिडम्पशन पे कोई प्रीमियम है, तो उसको क्लास हम सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं। बाकी बायबैक ऑफ शेयर्स है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, और फुल्ली पेड, ध्यान, नॉट पार्टली पेड, इस लिखा है फुल्ली पेड नॉट पार्टली पेड, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट किसे कहते हैं क्लास, जब कंपनी क्लास कुछ खास लोगों को शेयर इशू करती है, प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है, लेकिन उसका लॉक इन पीरियड होता है 3 साल तक, वो क्लास लॉक हो जाता है, शेयर बेच नहीं सकते आप। आईपीओ, जब कंपनी क्लास पहली बार शेयर खरीदने के लिए पब्लिक को इनवाइट करती है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कुछ नहीं गिवन है, जो टेबल एफ के अकॉर्डिंग 10% है, और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना है, 12%। कॉल्स इन एरियर जो है वो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल से माइनस होता है, ध्यान रखना। शेयर फॉरफिट अकाउंट सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में ऐड होता है, ध्यान रखना। कॉल्स एडवांस का जो मेन हेड है वो है करंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर करंट लायबिलिटी। कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटी रिजर्व का मेन हेड जो है वो शेयर होल्डर फंड, सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस। सरेंडर ऑफ शेयर, जब कोई शेयर होल्डर अपने पैसे नहीं दे पाता तो कंपनी के पास जाके हाथ जोड़ता है कि भैया मेरे से शेयर, मैं आगे पैसे नहीं दे पाऊंगा, मेरे शेयर ले लो, दिस इज कॉल्ड सरेंडर ऑफ शेयर्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मिनिमम एप्लीकेशन कम से कम क्लास 5% फेस वैल्यू को होना चाहिए, मिनिमम एप्लीकेशन। और सेबी कहता है क्लास की 25% से ज्यादा कोई कॉल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन मनी पीरियड ऑफ 1 मंथ मस्ट बी एक्साइज, 2 कॉल के बीच में कम से कम 1 महीने का गैप जरूर होना चाहिए, सब थियोरेटिकल चीजें हैं। एक कॉल जो है वो 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इवन एप्लीकेशन मनी भी। 14 दिन का नोटिस दो क्लास कभी भी शेयर को फॉरफिट करने से पहले, 14 डेज का आपको नोटिस देना पड़ेगा फॉरफीचर करने से पहले। डिबेंचर्स में आपको पता होना चाहिए नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मेन हेड है नॉन करेंट लायबिलिटी। डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट जाता है लाइक 9% डिबेंचर्स, तो ये जो इंटरेस्ट है ना, इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। और डिबेंचर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। डिबेंचर्स पार प्रीमियम डिस्काउंट किसी पे भी इशू किया जा सकता है, रिडीम सिर्फ पार प्रीमियम पे होता है। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जब भी कैलकुलेट करोगे हमेशा फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स पे ही कैलकुलेट करोगे। 1 लाख डिबेंचर 100 का 1 बन गया 1 करोड़, आपको 1 करोड़ पे ही इंटरेस्ट लगाना है, भले ही आपने इशू 90 पे किया हो, 105 पे किया हो, रिडीम 100 पे किया हो या 105 पे किया हो। डिबेंचर क्लास लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए इशू होता है, जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, क्वेश्चन साइलेंट होता है तो लॉन्ग टर्म मानते हैं। डिबेंचर 2 अलग अलग टाइप के डिबेंचर्स होते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, सिक्योर्ड डिबेंचर और अनसिक्योर्ड डिबेंचर। जिस डिबेंचर्स के पीछे कुछ गिरवी रखा उसको बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर, जिस डिबेंचर के पीछे कुछ गिरवी नहीं रखा उसको बोलते हैं अनसिक्योर डिबेंचर्स। अच्छा, फिक्स असेट पे जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं फिक्स चार्ज, अगर फिक्स असेट को गिरवी रखा उसको बोलते हैं फिक्स चार्ज, और करंट असेट को गिरवी रखा उसे बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। जो डिबेंचर रिडीम हो सकते हैं उसको बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर, जो डिबेंचर रिडीम नहीं हो सकते उसको बोलते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर्स। जो डिबेंचर रजिस्टर्ड होते हैं क्लास, रजिस्टर्ड होते हैं कंपनी की बुक्स में, बुक में उनका नाम लिखा होता है डिबेंचर होल्डर का, उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। जो डिबेंचर क्लास सीधे आपको मिल गया, आपका हो गया, किसी और को मिल गया उसका हो गया, उसको बोलते हैं नॉन रजिस्टर्ड या बियरर डिबेंचर्स। कन्वर्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिबेंचर कल को फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। जो डिबेंचर फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते उसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। क्लास अगर परचेस कंसिडरेशन ज्यादा है, 10 लाख मांग रहे हो, नेट असेट सिर्फ 8 लाख का है तो 2 लाख गुडविल है, लेकिन 10 लाख मांग रहे हो, नेट असेट 12 लाख का है, तो फालतू जो बचता है बेनिफिट वो हम कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कैपिटल नेचर का जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ डालते हैं, कैपिटल रिजर्व में।
अगर डिबेंचर रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, तो हमेशा ध्यान रखना एक लाइन, मतलब ये थ्योरी नहीं है लेकिन ये आपके नॉलेज के लिए जरूरी है। अगर डिबेंचर रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे, तो इशू की एंट्री में लॉस ऑन इशू और प्रीमियम और रिडम्पशन आना ही चाहिए ड्यू की एंट्री में, डेबिट और क्रेडिट, भूलना मत ये बात। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है वो कैपिटल लॉस है, और जो मेन हेड है नॉन करेंट लायबिलिटी, सब हेड है अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ये एक पर्सनल अकाउंट है, ध्यान रखना, ट्रेडिशनल अप्रोच से, और लायबिलिटी अकाउंट है मॉडर्न अप्रोच से। एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एक कैपिटल लॉस है, ये राइट ऑफ होगा कहाँ से, सिक्योरिटी पे हम रिजर्व से और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। इसकी एंट्री क्या होगी, एसपीआर अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आता है बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और नोट्स टू अकाउंट, जबकि ये सारी के सारी, ये चारों के चारों चीजें बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। ऑपरेटिंग साइकिल, जिस दिन आपने रॉ मटेरियल खरीदा, फिर उसे वर्क इन प्रोग्रेस में लगाया, फिर फिनिश गुड्स बनाया, फिर आपने उसे बेचा, इन्वेंट्री मेंटेन किया, फिर आपने बेचा, बेचने के बाद डेटर्स आए, डेटर्स को कैश में कन्वर्ट किया, ये जो पीरियड है इसको ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं, और नहीं गिवन होता तो हम इसे 12 महीने का मानते हैं। प्रोविजंस और रिजर्व, प्रोविजन बेसिकली क्या होता है, एक लाइबिलिटी है जो कि क्लास आप क्रिएट करते हो एक एस्टिमेटेड लॉस के लिए, कल को कोई नुकसान होने वाला है, पहले से आप पैसे जोड़ के रखते हो, और ये शेयर होल्डर्स का पैसा है, शेयर होल्डर्स फंड में से आता है ये। पर्पस की बात करें, फ्यूचर में आपको पता है लॉस होने वाला है, आपको अमाउंट नहीं पता बट पता है लॉस होने वाला है, तो आप पहले से प्रोविजन बनाते हो। रिजर्व क्या होता है क्लास, लाइक आपने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाया, कैपिटल रिजर्व बनाया, और कोई पर्पस से नहीं बनाया तो वो जनरल रिजर्व भी होता है। तो डिबेंचर्स रिजर्व स्पेसिफिक और जनरल दोनों पर्पस से बन सकता है। चार्ज, ध्यान रखना, प्रोविजन जो होता है ना क्लास, ये बेसिकली एक्सपेंस होता है, ये अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट को कम करता है, इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। प्रॉफिट आने के बाद उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा साइड में निकाल के रखते हैं, उसको बोलते हैं रिजर्व। तो ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट को कम करता है, जबकि ये प्रॉफिट में से ही निकलता है। डिस्क्लोजर, रिजर्व प्रोविजन जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में आता है, जबकि रिजर्व बैलेंस शीट में आता है शेयर होल्डर्स फंड के अंदर। डिस्क्लोज इन बैलेंस शीट, प्रोविजन जो है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आता है, करंट लायबिलिटी का मतलब कि करंट लायबिलिटी का पार्ट बनता है। प्रोविजंस आर शोन अंडर लॉन्ग टर्म प्रोविजन और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट से माइनस करो या करंट लायबिलिटी में आता है, जबकि रिजर्व मेन हेड है, रिजर्व मेन हेड है क्लास शोल्डर फंड, और सब हेड जो है रिजर्व एंड सरप्लस इन इक्विटी एंड लायबिलिटी इन बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन का पैसा क्लास इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जबकि रिजर्व का पैसा क्लास आप बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट कर सकते हो। लीगल रिक्वायरमेंट, प्रोविजन जो है वो अक्रूवल कॉन्सेप्ट और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बनता है, लेकिन रिजर्व जो है क्लास वो फाइनेंशियल प्रूडेंस, मैटर ऑफ क्लास प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बनता है, जबकि ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी बनता है। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को के जो लिमिटेशंस है वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो डेटा रिकॉर्ड किया जाता है ना, वो हिस्टोरिकल है, हम पुरानी बात करते हैं, जबकि शेयर होल्डर आगे का जानना चाहता है, हम उसे पिछला बताते हैं। बहुत सारे एस्टिमेट्स होते हैं, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, और अलग अलग तरीके के क्लास अजम्पशंस ली जाते हैं, जिसकी वजह से क्लास ये लिमिटेशन है। अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस यूज़ किया जाता है, कोई एसएलएम यूज़ करता है, कोई डब्ल्यूडीबी यूज़ करता है। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को रिकॉर्ड नहीं करते क्लास, और हर चीज़ को उसकी कॉस्ट पे शो करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, जब आपने खरीदा था, भले ही आपने 50 साल पहले खरीदा हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने के लिए 3 टूल्स हैं। सबसे पहला कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, दूसरा है अकाउंटिंग रेशियोज, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। दीज ऑल आर टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने के जो ये पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल एनालिसिस एंड इंटरनल एनालिसिस, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर बाहर के लोग स्टडी कर रहे हैं, जिनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। लेकिन अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर रहे हो, खुद की कमी को आप देख रहे हो, क्या कमी है, यू हैव डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, तो उसको बोलते हैं क्लास इंटरनल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल या डायनामिक, ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल या डायनामिक एनालिसिस को टाइम सीरीज एनालिसिस ही बोलते हैं। यहाँ पे क्लास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कई सालों के कंपेयर किए जाते हैं, और इसको ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेसिकली क्लासेस के एग्जांपल है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। याद रखने के लिए एचडी, हॉरिजॉन्टल ही डायनामिक होता है, वही टाइम सीरीज एनालिसिस है, वही ट्रेंड एनालिसिस है। जबकि वर्टिकल एनालिसिस को स्टैटिक एनालिसिस बोलते हैं, इसको क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस ही बोलते हैं। इसके एग्जांपल है क्लास अकाउंटिंग रेशियो, यहाँ पे 1 साल का ही डेटा लेते हैं, इस साल की सेल्स ले रहे हो तो इस साल का जीपी लोगे, तभी जीपी रेशियो निकलेगा, ठीक है। तो रेशियोज जो है वो इसका क्लास एग्जांपल है वर्टिकल। तो वीएस वर्टिकल, स्टैटिक स्टैटिस, ठीक है, स्टैटिक क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस 1 साल का डेटा लेते हैं इसके अंदर, 1 ईयर। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर है, ट्रेंड एनालिसिस है, डायनामिक है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है।
इंट्रा फर्म, जब आप अपना कंपैरिजन खुद से करते हो तो उसको बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। जब आप अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किसी और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करते हो सेम इंडस्ट्री में, तो उसको बोलते हैं इंटर फर्म। मैं अपनी पिछले साल की परफॉर्मेंस को इस साल की परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहा हूँ, इंट्रा। मैं अपनी परफॉर्मेंस को किसी और से कंपेयर कर रहा हूँ, तो इंटर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिमिटेशन है सेम हिस्टोरिकल एनालिसिस, ये भी हिस्टोरिकल बेसिस पे, हिस्ट्री के बेसिस पे एनालाइज करते हैं हम लोग। प्राइस लेवल चेंजेस, भाई 100 रुपए की कीमत आज से 10 साल पहले कुछ और थी, 10 साल बाद कुछ और होगी, आज कुछ और है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते, क्वालिटेटिव एलिमेंट को इग्नोर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में अगर कोई कमी थी तो उसको एनालिसिस करने में भी कमी होगी। बायस्ड होता है, एक मैनेजर कहता है कुछ करो, ये वाली प्रैक्टिस लगाओ, दूसरा कहता है ये वाला मेथड लगाओ, दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है। और कई बार नेगेटिव एस्पेक्ट को छुपाने के लिए, कंपनी की खराब इमेज को बचाने के लिए क्लास कंपनी झूठ मूठ दिखाती है, गलत चीज को नहीं दिखाती, उसको कहते हैं क्लास विंडो ड्रेसिंग, यानी नेगेटिव एस्पेक्ट को छुपा दिया जाता है। दैट्स इट। तो क्लास आई होप आप लोग का अच्छे से सारा थ्योरी रिवाइज हो गया। इतनी थ्योरी बहुत है, मोर देन इनफ है। बाकी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, आपको जो भी तुम्हें अभी कराना है ना बोल दो, क्लास में सारी चीज़ें कराने को रेडी हूँ, लेकिन आप मेहनत करो अच्छे से, क्लास देखना एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप क्लास ये अच्छी लगेगी वीडियो, शेयर करोगे अपने दोस्तों को, लाइक करोगे, कॉमेंट करके बताओगे कहाँ क्या दिक्कत है, और मैं सारी दिक्कतें सॉल्व करवाऊंगा, और लाइव भी आऊँगा सुबह। तो डोंट वरी, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है, और हिम्मत मत हारना, कोशिश करो, अभी आगे BST का पेपर भी देना है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।